वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये हमारा अब पर्यावरण का अंतिम सेक्शन है। जितने भी पर्यावरण की इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सब हमने देख ली। अब हम पर्यावरण से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर हैं उनकी हम चर्चा करेंगे और उनको हम यहाँ पे डिस्कस करके इस टॉपिक को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो चलिए जल्दी से इस लास्ट पॉइंट को ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी से इनको देख करके फिनिश करते हैं। ये देखिए वन लाइनर है, बस इनको पढ़ना भर है और ये प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के आए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, नौकनी, जो लोग अगर तैयारी कर रहे हैं किसी फोर्स के एग्ज़ाम की तो उनको पता होगा नौकनी एक समस्या होती है जिसमें घुटने आपस में लड़ जाते हैं। अगर आपके नौकनी है तो आप किसी भी फोर्स की नौकरी में नहीं जा सकते। तो उसी जुड़ा हुआ सवाल है कि नौकनी सिंड्रोम फ्लोराइड्स के प्रदूषण के कारण होता है, यानी अगर आपकी बॉडी में फ्लोराइड का प्रदूषण है तो फिर आपकी नौकनी हो जाएगा और आप फोर्स की किसी भी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। नौकनी है, फ्लैट फीट है, ये होता है। जो लोग फोर्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शायद ये बात पता होगी। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहक उत्सर्जन के रूप में वाटर पैदा करता है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन सेल क्या पैदा करता है? बाई प्रोडक्ट के तौर पर पानी पैदा करता है। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं, है ना। कीड़ों के माध्यम से ही तो पॉलिनेशन होगा, तो वो रात में ही खिलते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। हम इस पॉइंट को पढ़ करके आए हैं नाइट्रोजन चक्र में। आप लोग नहीं देखा है वीडियो तो जाके देखना। कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। ये सारे वन लाइनर फैक्ट है, पेपर में आ चुके हैं, ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखो, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग है पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र तथा अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। ये सब स्थलीय परितंत्र के हिस्से हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे ज़्यादा संख्या एमपी में है। वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे ज़्यादा संख्या अंडमान निकोबार में है। जहाँ तक मुझे एमपी में याद आ रहा है कि एमपी में करीब करीब 10 जो है राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग कमेंट करके बताना कितने हैं। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्म्स राइट अधिनियम 2001 में पारित किया। यह अधिनियम सीधा सीधा पेपर में आ चुका है, इसलिए यहाँ रखा गया है। वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, ये स्टेटमेंट किसका है? ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, ये कोपेन का है। ठीक है, किसी क्षेत्र की जलवायु कैसी है ये वहाँ की आप वनस्पति से पता लगा सकते हैं और ये स्टेटमेंट है कोपेन का। कोपेन वही है जिन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है विश्व और भारत स्तर पे। खैर का वृक्ष उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है। और खैर से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और भी है यहाँ पे कि खैर जो होता है ये बेसिकली कत्था होता है। ध्यान रखना, जो पान में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही होता है खैर। और खैर को उत्पादित करने वाली जो जनजाति है उसका नाम है खैरवार, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ध्यान रखना, यूपी स्पेशल का भी सवाल है। वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? पत्तियों पर पड़ता है। ध्यान रखेंगे, पत्तियों के ऊपर जो है फ्लाई ऐश वगैरह जमा हो जाती है जिससे उनका फोटोसिंथेसिस रुकता है और पौधे मुरझाने लगते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इसी को परितंत्र कहा जाता है। अगला पॉइंट, यूकेलिप्टस को वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी आतंकवादी। ध्यान रखना, यूकेलिप्टस जिसे देसी भाषा में सफ़ेदा या लिपस्टिक भी कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और इसकी विशेषता है ये कि जहाँ पर ये पेड़ होता है यूकेलिप्टस का, वहाँ के आसपास का सारा पानी सूख जाता है क्योंकि एक तो बहुत लंबा होता है। जो लोग पश्चिमी यूपी से हैं उन्होंने इसको खूब देखा होगा। हमारे यहाँ तो खूब है, ये पीछे हमारे घरों के पीछे ही है। तो जहाँ पर ये पौधा, यहाँ पर ये पेड़ होगा यूकेलिप्टस का, वहाँ पे आसपास सारी जो ज़मीन होगी वो समझ लीजिए एक प्रकार से पानी रहित हो जाएगी क्योंकि ये सारा पानी खुद ही पी जाएगा। और अगर आपने इसके आसपास कोई पौधा लगा दिया, ठीक है, अगर आपने इसके आसपास कोई पौधा लगा दिया तो वो पौधा उग ही नहीं पाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, उसको ये उगने ही नहीं देगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला फैक्ट देखिए, डीडीटी डाइक्लो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन, ये है डीडीटी। हम सब लोग इससे परिचित हैं बहुत अच्छे से। और ये एक जैव अपघटनीय प्रदूषक है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। ये बहुत लंबे समय तक जमीन में बना रहता है। अगला पॉइंट, भारत में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा कोचीन है। और हाल ही में करंट का मैं आपको सवाल बता दूं कि सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है दिल्ली का। दिल्ली में जो IGI है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वो। अगला पॉइंट देखिए, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। ठीक है,
निम्नलिखित क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है ना। लैंटिक और लोटिक आपने सुना होगा, ठीक है। लोटिक होता है चलता हुआ पानी, लैंटिक होता है रुका हुआ पानी, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखो बच्चों, अगला है ऊन एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है, याद रखना, पेपर में सीधे सीधे पूछा जा चुका है। बांग्लादेश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, बांग्लादेश में भी नहीं, बांग्लादेश में तो मिलता ही है, बंगाल में भी मिलता है। कोयला, गोबर और लकड़ी बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। पारिस्थितिकी निकेत उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधन के उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का अपना अलग स्थान होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया, इसका डेट याद रखना, ठीक है ना, बस इतना ही महत्वपूर्ण है। गंगा एक्शन प्लान कब आया। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा का अधिकांश स्रोत कहां से आता है, सूर्य से आता है, सौर ऊर्जा से आता है, ध्यान रखना। बायोमास, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा सब कैसे उत्पन्न होते हैं, सूर्य से ही होते हैं। अगला पॉइंट देखो, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। एक्चुअल में हमारे यहाँ जो डॉल्फिन पाई जाती है गंगा डॉल्फिन, उसे सूंस के नाम से भी कहा जाता है। और गंगा डॉल्फिन जो है साथियों वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ध्यान रखना। और गंगा डॉल्फिन को जो है हम लोग गैंगेटिक टाइगर भी बोलते हैं, है ना। जैसे जमीन पे टाइगर है वैसे गंगा का टाइगर क्या है, डॉल्फिन है, सूंस। हमारे पड़ोस में बहती है एक नहर जिसका नाम है निचली गंगा नहर, जिसे हम लोग लोकली हजारा बोलते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी गंगा डॉल्फिन देखने को मिलती हैं, खूब तैरती रहती है, काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। चलिए, तो इस तरीके से ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो। छोटे छोटे वीडियो बना करके इस पूरे टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। देखो, अगर आपने पूरा पर्यावरण नहीं पढ़ना है, केवल एग्जाम टाइम पे बस रिवीजन करना है, तो आप कम से कम इस सीरीज को पूरा देख लेना। इससे आपको बहुत हद तक इंपॉर्टेंट सवाल पेपर में मिल जाएंगे, केवल इसी को देखने से ही। अगर आप पूरा पर्यावरण नहीं पढ़ना चाहते, इसी को रिवीजन कर लो, काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।